हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माहिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहिर डायमंड क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज इस क्लास में हम आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं, जो रहने वाली है पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इस सब्जेक्ट के आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो प्लीज़ इस क्लास को आप इग्नोर ना करें, और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो भी सबसे पहले देख लें। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जॉन ड्यूबी ने कौन सी पुस्तक लिखी। ठीक है, देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का आता है, 1 मार्क्स का। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मेनली हम 1 से लेकर 2 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, कितनी? 1 से 2 लाइन आप लिख सकते हैं। कि जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आया कि जॉन डीबी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप एक पुस्तक का नाम ना लिख के 2 या 3 पुस्तक का नाम लिखें इनकी। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो, जॉन डीबी की पुस्तक कौन कौन सी थी? एक तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन थी, और दूसरी द स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक, 2 बहुत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मेहनत से आपके लिए ये मैराथन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, और इस मैराथन में ज़्यादा बड़ी मैराथन नहीं होगी, ये सिर्फ 55 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। यह कथन किसका है कि मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। तो यह डेफिनेशन किन की है? तो महात्मा गांधी जी की है। ओके, एक एक क्वेश्चन को आप नोट करते चलना। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किन की है? तो हार्वर्ड की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। तो यह कथन किनका है? स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, किसने लिखा है कि संगमरमर के पत्थर जो महत्व मूर्तिकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये भी किनका है? एडिशन ने बोला ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक कौन है? तो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक हमसे पूछा है, कौन है? तो कौन है? टीपी नन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च शिक्षा यानी कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह डेफिनेशन किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बालकों को बाल देवोभव की संज्ञा किसने दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, और गिजुभाई बधेका तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही शिक्षा की स्टार्टिंग को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है। मीन्स जितने भी स्कूली एज जो होती है हमारी, जो बाल वाटिका होती है, तो उसको इन्होंने ही प्रमोट किया है। ठीक है, तो इन्हीं की देन है जो बाल वाटिका में बच्चों को जल्दी से पहुंचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, देखिए अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं इनको जरूर नोट करना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त
स्त्रियों को कहा जाता था। ठीक है, तो क्या कहा जाता, उन्हें विदुषी बोलते थे। क्या बोलते थे? विदुषी। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहते थे? मीन्स क्या है कि जो प्राचीन काल में स्त्रियां ऊंची यानी कि उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी तो उन्हें बोलते थे विदुषी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। समापवर्तन है। ठीक है, समापवर्तन संस्कार के समय होने वाले मुख्य समारोह को क्या कहा जाता था? तो समापवर्तन संस्कार के समय होने वाले मुख्य समारोह को क्या बोलते थे? दीक्षांत समारोह कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। गुरुकुल के शिक्षा काल को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा आश्रम माना जाता था? ठीक, तो गुरुकुल के आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत गुरुकुल के शिक्षा काल को क्या कहते थे? ब्रह्मचार्य आश्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचार्य आश्रम। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। गुरुकुल की शिक्षा को समाप्त करने के उपरांत युवक किस आश्रम में प्रवेश करता था? ठीक, तो गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करने के उपरांत, उपरांत मीन्स होता है बाद, क्या होता है? उपरांत मीन्स बाद। ठीक, तो युवक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। मतलब क्या है कि जब गुरुकुल की शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी तो बच्चे कहाँ जाते थे? अपने घर जाते थे। ठीक है ना, घर उनकी गृहस्थ आश्रम में जाते थे। ठीक, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। प्राचीन भारतीय प्रणाली शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत समाज के किस वर्ण के बालकों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था? ये वर्ण नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा गाइस वर्ग। ठीक है ना, वर्ग के बालकों को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शूद्र वर्ग के जो बालक थे, ठीक है ना, शूद्र वर्ग के जो बालक थे उनको उपनयन का संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कि प्राचीन काल में किस विधि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो प्राचीन काल में किस विधि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो प्राचीन काल में मौखिक विधि द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, प्राचीन काल में कैसे शिक्षा दी जाती थी? मौखिक विधि द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। प्राचीन कालीन शिक्षण संस्थाओं का सामान्य उल्लेख कीजिए। तो प्राचीन काल में मुख्य शिक्षण संस्थाएं थी, कौन कौन सी थी? प्राचीन काल में गुरुकुल थे, वैदिक विद्यालय और चारण विद्यालय, परिषदें, टोल और घटिकाएं। और उसके बाद क्या होते थे? मठ होते थे, विद्यापीठ और वन विद्यालय और मंदिर विद्यालय और विश्वविद्यालय। ये सारी की सारी चीज़ें किस में होती थी? प्राचीन कालीन शिक्षण संस्थाएं इनमें होती थी। ठीक है, ये संस्थाएं कहलाती थी, इनमें पढ़ाई होती थी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई सा भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कि ये बोल सकता है कि मठ किस काल की शिक्षण पद्धति का नाम है। ठीक है, ये आ सकता है मंदिर विद्यालय किसका है, या विश्वविद्यालय आ सकता है, या गुरुकुल आ सकता है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, या परिषद आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिष्य की सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाला संस्कार को कहा जाता था। देखो, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जब शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी तो तब कौन सा संस्कार होता था? तो तब होता था समापवर्तन संस्कार। ठीक है, तब क्या होता था? जब शिक्षा कंप्लीट होती यानी कि पूर्ण होती थी तब तो होता था समापवर्तन। ठीक है ना, समापवर्तन संस्कार। ठीक, और जब उसका स्टार्टिंग होती थी तो तब क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, क्या लिखेंगे? जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चा जाता था तो कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार होता था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें, उपनयन संस्कार का संबंध किस काल से है? तो देखो, उपनयन संस्कार का संबंध किससे है? वैदिक काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, प्लीज़ क्लास में बने रहें और क्लास को आप बहुत अच्छे से देखते रहें और ये क्वेश्चन नंबर आप नोट करते जाएं। ओके, वैदिक कालीन अथवा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत गुरुकुल में बालक के प्रवेश के समय संपन्न होने वाला संस्कार को क्या कहा जाता था?
तो वैदिक कालीन में क्या कहा जाता था, जैसे कि अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था कि वैदिक कालीन में जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाता था तो कौन सा संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था, ठीक है। और जब वो आता था तो तब क्या होता था, समावर्तन संस्कार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा होती थी वैदिक काल में, या प्राचीन काल में कौन सी भाषा थी शिक्षा का माध्यम, संस्कृत भाषा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विश्वविख्यात थी, ठीक है। तो प्राचीन कालीन जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी वो किस नाम से विश्व प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो किस नाम से थी, वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध थी। किससे थी, ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के संबंध किस प्रकार के होते थे। देखो, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के संबंध जो होते थे बहुत ही मधुर होते थे और पिता पुत्र की तरह होते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को अन्य किन किन नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा प्रणाली बोलते थे, ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली बोलते थे और हिंदू शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 विश्वविद्यालयों के नाम लिखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए, ठीक है। तो कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय है और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बौद्धकालीन सामान्य शिक्षण संस्थाओं को किस नाम से जाना जाता था। तो बौद्धकालीन सामान्य शिक्षण संस्थाओं को मठ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध काल में बालक की शिक्षा आरंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था। देखो, बौद्ध काल की बात चल रही है, बौद्ध काल में बालक का शिक्षा आरंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था, बौद्ध काल में कौन सा होता था, प्रवज्जा संस्कार होता था, ठीक। नेक्स्ट 27, बौद्ध काल में बालक की शिक्षा पूर्ण होने के बाद कौन सा संस्कार होता था। तो जब उसका आरंभ होती थी शिक्षा तब तो प्रवज्जा होता था, ठीक है, संस्कार, और जब पूर्ण होती थी तो उपसंपदा संस्कार होता था, गुड इट। कौन सा, उपसंपदा संस्कार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, देखें कि मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ जो होता था बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था, ओके, जिसे बिस्मिल्लाह खानी भी कहते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस धर्म पर आधारित थी। तो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी, मुस्लिम धर्म पर आधारित थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मध्यकाल में किन संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो मध्यकाल में किन संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, किन में दी जाती थी, मकतबों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में उच्च शिक्षा व्यवस्था किन शिक्षण संस्थाओं में होती थी, मदरसों में। गाइस, एक क्वेश्चन भी हमने नहीं छोड़ा है कि आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन हमसे मिस हो रहे हैं, ठीक है। हमने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और हर तरीके से क्वेश्चन आपको इसमें नोट करा रखे हैं, ओके। तो प्लीज़ इस क्लास में आप बने रहें, बहुत ही बेहतरीन क्लास हमारी होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी। तो मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। कितनी थी, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। नेक्स्ट 33, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा के छात्रों को कौन कौन सी मुख्य उपाधियां दी जाती थी। तो मध्यकाल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को कामिल की उपाधि दी जाती थी, फाजिल की दी जाती थी और आलिम की दी जाती थी, गॉट इट। नेक्स्ट 34, कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो किनका कथन है, जॉन ड्यूबी का, ठीक है।
किनकी परिभाषा है? जॉन ड्यूबी की। ठीक, नेक्स्ट 35, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। हर क्वेश्चन ऐसा है कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हमने इस क्लास में लिया है। ठीक, तो प्लीज़ किसी क्वेश्चन को भी इग्नोर ना करें, प्लीज़ नोट डाउन करते चलें हर क्वेश्चन को। तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और इस पुस्तक के लिए इन्हें क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार मिला कब? 1913 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो पुरस्कार मिला है तो साहित्य के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, इसमें मिला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला कब? 1913 में। और गीतांजलि पुस्तक किनकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने कई कई क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, और आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो जाए, एक क्वेश्चन के अंदर ही कई कई क्वेश्चन आप कर लें। ठीक, नेक्स्ट 36, एमिल तथा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सपोज गाइस ये क्वेश्चन हमारा उल्टा आता। कैसे? कि रूसो की पुस्तकों के नाम लिखें। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन अगर आए कि रूसो की पुस्तकों का नाम लिखें तो एक पुस्तक का नाम नहीं लिखना है, कम से कम 2, और मैक्सिमम आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा उनके बारे में बता भी सकते हैं 1 या 2 लाइन में। ठीक, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 लाइन में बस। तो कभी नहीं करना कि अगर एक नंबर में क्वेश्चन आया तो आप एक ही पुस्तक का नाम लिख रहे हैं, नहीं, आप मिनिमम 2 पुस्तकों के नाम हर हाल में आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके एक नंबर आपको मिलेगा, वरना तो आपका नंबर भी कट सकता है। ठीक, तो देखें, एमिल तथा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप याद कर लेना। एमिल का तो सभी बच्चों को याद होगा आई थिंक। ठीक है, 99% बच्चों को याद होगा कि एमिल पुस्तक किन की है। एमिल पुस्तक किनकी? रूसो की। लेकिन ये याद नहीं होगा बहुत बच्चों को द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक भी इन्हीं की है। ठीक है, तो प्लीज़ पुस्तकों के नाम जो हैं एक से ज़्यादा आप याद रखें, हर किसी मेन राइटर के, जैसे कि जॉन डीबी हो गए। ठीक है, रवि और अपना रूसो हो गए, फ्रोबेल हो गए, और थॉर्नडाइक हो गए। ठीक है, जीन पियाजे हो गए, और जैसे कि कुछ हमारे भारतीय राइटर हुए जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इनकी महात्मा गांधी जी हो गए। तो इनकी पुस्तकों के नाम आप याद कर लेना। ठीक है, अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम आपके लिए एक क्लास सिर्फ पुस्तकों पे ही बना देंगे। ठीक है, जिसमें मोस्ट पुस्तक और विद राइटर हम क्लास अपलोड बनाकर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यवहारवाद के पिता किन्हें माना जाता है, ये किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं व्यवहारवाद के पिता? जेबी वॉटसन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तथा इसकी स्थापना सन 1921 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में हुई थी। ठीक है, तो अगर एक नंबर में आए तो आपको ये पूरा आप लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर हो गए और इसकी स्थापना किस सन में हुई। ठीक है, आप इतना भी लिख दोगे तब भी एक नंबर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधकालीन शिक्षा प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? कि बोधकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? बोधकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति माना जाता है गाइस। क्या? निर्वाण की प्राप्ति। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, बोधकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बोधकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो कौन सी थी? पाली भाषा थी। ठीक है, सपोज जैसे कि आपको ये क्वेश्चन लिखने के लिए आए एक नंबर में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट पाली भाषा नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? जैसे कि क्वेश्चन ये है हमारा कि बोधकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। तो देखें आपका कभी भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपको कुछ नहीं आता एक नंबर के क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन ही उतारो। ठीक, कहाँ तक? बोधकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम तक उतारा। अब लिखेंगे पाली भाषा थी। ठीक है, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ बच्चे ने लिखा तो है,
चाहे क्वेश्चन नहीं लिखा लेकिन लिखा है, ठीक है, और उसका आंसर भी दे रखा है, ठीक। और पाली भाषा के बारे में जैसे कि पता नहीं है ज़्यादा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, हर क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपको नहीं पता, फुल मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बौद्ध काल में मुख्य रूप से शिक्षक के किस प्रणाली को अपनाया जाता था? तो बौद्ध काल में मुख्य रूप से शिक्षक के किस प्रणाली को अपनाया जाता था? मौखिक प्रणाली को अपनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट 42, मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो देखो ये तो बौद्धकालीन थी, ठीक है। अब आ गया मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। गॉट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा संबंधी सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा संबंधी सिद्धांत को निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग किस सन में गठित किया गया तथा इसका अध्यक्ष कौन था? तो कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग सन 1917 ईस्वी में गठित किया गया तथा इसका अध्यक्ष कौन थे? माइकल सैडलर थे, ठीक है ना। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग कब गठित हुआ? 1917 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? माइकल सैडलर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 क्वेश्चन क्या है हमारा? शिक्षा में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा किसने की थी? तो शिक्षा में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा चार्ल्स वुड ने सन 1854 के घोषणा पत्र में की थी, ठीक है। किसने की थी? चार्ल्स वुड ने सन 1854 के घोषणा पत्र में की थी। किसकी? शिक्षा में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा, ठीक है। नेक्स्ट 47, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम किन संस्थाओं द्वारा सफल प्रयास किए गए? किसे? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को आरंभ करने के लिए, ठीक है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों द्वारा सफल प्रयास किए गए थे, ठीक है। तो ईसाई मिशनरियों द्वारा सफल प्रयास किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? देखो, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड के विवरण पत्र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो भारत में पहला विश्वविद्यालय कोलकाता में खोला गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम शिक्षा से संबंध किस आयोग का गठन किया गया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है ना, किस आयोग का किया गया था? देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि किस आयोग का गठन किया गया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। कितने ईस्वी में? 1949 ईस्वी में, ठीक है ना। सन 1949 में किसका किया गया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन, ठीक है ना। सबसे पहले किस आयोग का गठन हुआ? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का 1949 में। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, तथा इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं, ठीक है। किसे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है? राधाकृष्णन आयोग, ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन थे। तो इन्हीं के नाम पे इनका इस आयोग को भी पुकारा जाता है, ठीक है। और किस सन में इसका गठन हुआ था? 1948 में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ तथा इसके अध्यक्ष कौन है? तो देखें, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952 में हुआ, ठीक है, तथा इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ठीक है, तथा इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस सारे के सारे, ठीक। कोठारी आयोग का गठन सन 1964 ईस्वी में हुआ था, और इस आयोग को
इस आयोग को क्या कहते हैं, शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर DS कोठारी, ठीक है। तो कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, 1964 में गठन हुआ। और इस आयोग को क्या बोलते हैं, शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, कोठारी आयोग के DS कोठारी, ठीक। इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्या है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा किस सन में की थी। तो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा 1986 ईस्वी में की थी, ठीक है। नेक्स्ट 54, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, गाइस ये हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, बुनियादी शिक्षा का अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा यह किसने दिया था, बुनियादी शिक्षा का अर्थ क्या है और ये किसने दी थी, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा मैं आपको समझा देता हूँ। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा दी थी। और इस शिक्षा आयोग को क्या कहते हैं, बेसिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, ठीक। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी, ठीक है। तथा विश्वविद्यालय स्तर पर इसे क्या कहते हैं, फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। बुनियादी शिक्षा को बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। और गांधी जी का मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसायी परक भी बने और जीविकोपार्जन भी करना सीख लें, ठीक है। तो ये और कब दी थी, 1937 में ये बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी ने दी थी, ठीक है ना। तो आई होप गाइस ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस क्लास के अंदर आपको बहुत इंटरेस्ट भी आया होगा। प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे। हर वीडियो में आपको 55 क्वेश्चन ही हम लेकर आएंगे, ठीक। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए मस्त होके पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ओके बाय।